अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर। तो अब तक हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पूरा पढ़ लिया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया है, एंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल एंड सम एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में जैसा आपको हेडिंग दिख रहा है, हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। और डायरेक्टली हम लोग टॉपिक के पास आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वी आर मूविंग इनटू प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। और इसमें देखो, बेसिकली दिस इज नॉट अ न्यू हेडिंग, केवल कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कंपोनेंट में ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोजेक्टाइल किसी एंगल थीटा पर लॉन्च हो रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती है, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा होती है। और अगर प्रोजेक्टाइल जो है, ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल है, अगर किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुई है और अगर प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लीजिए u है, तो ये जो u है वो u cos थीटा में जुड़ जाएगा। बस इतनी सी चीज है। चलिए इसको मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको कि होता क्या है। सो दिस इज बेसिकली नॉट अ न्यू हेडिंग, वही हेडिंग है, हमें थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में पढ़ना है इसको। ठीक है ना, अभी ग्राउंड से लॉन्च कर रहे थे अब तक, अब कहां से लॉन्च करेंगे? प्लेटफॉर्म से लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि सपोज दैट कि हमारे पास, चलिए मैं केसेस बना करके आपको पढ़ा देता हूं। सबसे पहले केस 1, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है, वी हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, ठीक है ना। और इस प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान है, खड़ा है कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म पे, और वो बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करता है। उसके हाथ में कोई बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करता है विद सम वेलोसिटी u। ये ध्यान देने वाली बात है। और प्रोजेक्टाइल जो है वो आगे चल रही है सपोज यूपी से। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैं यूपी बोलूंगा जब वो किसी एक डायरेक्शन में चल रही होगी। दो डायरेक्शन में चल रही होगी, मतलब कि अगर वो यूं कुछ जा रही होगी तो इधर यूपी एक्स बोलूंगा और उधर यूपी वाई बोलूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म यूपी है। तो एक हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, एक ऑब्जर्वर जो है वो कहां खड़ा है? ग्राउंड पे। और टाइम t इक्वल टू 0 पे जो प्रोजेक्टाइल है वो यहां से रिलीज की गई है, मतलब यहां से फेंका गया है इस पार्टिकल को टाइम t इक्वल टू 0 पे इस ऑब्जर्वर द्वारा, जो कि खुद कहां पर खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। एंड टाइम t इक्वल टू t पे ये जो बॉल है इसके हाथ में आ जाती है। ये प्लेटफॉर्म आगे जा रहा था, दिस प्लेटफॉर्म वॉज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म आगे जा रहा था। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे प्लेटफॉर्म यहां पे था, एंड t इक्वल टू t पे ये जो प्लेटफॉर्म है यहां पहुंच गया है। अब बॉल को अगर आपने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है तो इसको ऊपर जाकर के नीचे आने में कितना समय लगेगा? व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप एंड देन रिटर्न टू द ग्राउंड? तो जो टाइम होता है वो 2u/g होता है। पता ही हम लोगों को, मोशन अंडर ग्रेविटी में इस चीज को हमने पढ़ा है। तो ये जो बॉल है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, 2u मतलब टाइम तो किसी के रिस्पेक्ट में देखो तो 2u/g ही होगा। तो 2u/g टाइम में ये जा करके और वापस, ये ऑब्जर्वर भी हमारा यहां पहुंच गया है, ये वाला ऑब्जर्वर यहां पहुंच गया क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, प्लेटफॉर्म आगे मूव कर रही थी। तो ये जो बॉल है वो इसको यूं आकर के इसके हाथ में ऐसे गिरेगी। ये जो बॉल है इसके हाथ में आएगी, पर इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि बॉल ऊपर जाकर के और डायरेक्टली नीचे आई है। हमारा ये वाला जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगेगा कि बॉल ऊपर गई और इसके हाथ में वापस नीचे आ गई। ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि किसी भी इंस्टेंस पे अगर बनाओ, मैं अलग अलग इंस्टेंस पे अगर मैं प्लेटफॉर्म को ड्रॉ कर देता हूं, मान लो किसी इंस्टेंस पे प्लेटफॉर्म यहां पर है, किसी इंस्टेंस पे यही प्लेटफॉर्म यहां पर है, किसी इंस्टेंस पे यही प्लेटफॉर्म यहां पर है, और फिर ये प्लेटफॉर्म यहां पहुंच गया। तो अलग अलग इंस्टेंसेस पे अगर मैं प्लेटफॉर्म को बनाता हूं तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, मैं इस कलर से शो कर दे रहा हूं या इसको इसी कलर से शो कर रहा हूं, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है ये भी अलग अलग इंस्टेंसेस पे यहीं पर होगा। कभी यहां होगा, प्लेटफॉर्म के साथ साथ मूव कर रहा, फिर यहां होगा और फाइनली यहां पहुंच गया है। और ये जो बॉल है ये हमेशा इसके ऊपर ही दिखेगी। इसको, ये जो बॉल है हमेशा कहां दिखेगी? इसके वर्टिकली ऊपर दिखेगी, क्योंकि जब उसने बॉल को फेंका था ऊपर तो उसने बॉल को एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो प्रोवाइड किया था, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसने बॉल को प्रोवाइड करना नहीं चाहा था, पर बॉल को मिल गया था। वरदान के रूप में बॉल को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिल गई।
ठीक है ना, हम लोग अपनी कैरेक्टरिस्टिक दूसरों को सौंप देते हैं जो कि हमारे साथ साथ रहते हैं। तो ये होता है कि जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो बॉल के पास भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई, और वो वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थी जो कि प्लेटफॉर्म की थी। तो प्लेटफॉर्म की अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूपी थी, तो बॉल को अगर ऊपर यू से फेंका गया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप बॉल को देखोगे, बॉल के वेलोसिटी कंपोनेंट्स बनाओगे, तो ऊपर तो यू दिखेगा लेकिन सामने की डायरेक्शन में यूपी दिखेगा। तो ये जो पाथ है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन प्लेटफॉर्म अगर मैं बनाता हूं तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ, डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन प्लेटफॉर्म, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन प्लेटफॉर्म, observer on platform, okay, platform will be a vertical straight line path, vertical straight line path। तो ये ध्यान देना है कि जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे है उसके रेस्पेक्ट में तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, उसको हमेशा बॉल अपने ऊपर ही दिखेगी, क्योंकि बॉल के पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो प्लेटफॉर्म के ही बराबर है। बॉल को एक्स्ट्रा तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने प्रोवाइड ही नहीं किया। बॉल को जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गई अपने आप, वो वही वेलोसिटी थी जो प्लेटफॉर्म की थी। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी पूरी हम स्टडी कर चुके हैं 1D में भी और 2D में भी। तो बॉल के रेस्पेक्ट में या प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में बॉल की जो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो 0 है। तो एक्स डायरेक्शन में तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में बॉल जाती हुई दिखेगी ही नहीं, यानी प्लेटफॉर्म पे खड़े इंसान को ऐसा लगेगा कि बॉल ऊपर गई है और फिर नीचे आ गई है, यानी बॉल डायरेक्टली उसके हाथ में आ गई है। यह समझने वाली बात है कि बॉल ऊपर गई और वापस उसके हाथ में नीचे आ गई। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से खड़ा होकर के देख रहा है तो उसको यह पाथ ऐसा पैराबोलिक दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मान लीजिए कि बॉल को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की भी गई होती, ठीक है ना, अब ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो ये अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है और यहां से कोई मैन खड़ा होकर के और बॉल को लॉन्च करता है, लेकिन अब वो किसी एंगल थीटा पे बॉल को लॉन्च कर रहा है। सपोज वो ऐसे फेंक रहा बॉल को, ठीक है ना, एट सम एंगल थीटा। तो बॉल के पास 2 कंपोनेंट होंगे। ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा बॉल के पास, अगर आप इसको रिजॉल्व करते हो तो दिस इज मॉड ऑफ यू साइन थीटा, और सामने की ओर जो कंपोनेंट होगा इट इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा। दिस इज प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे मैं यहां पे लिख भी देता हूं इस चीज को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो इट इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो इट इज मॉड ऑफ यू साइन थीटा। ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे, अब मान लो कि ये आगे मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी यूपी, तो यूपी अगर यूपी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है तो यहां पे मैं लिखूंगा अगर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के लिए लिखोगे मॉड ऑफ यू कॉस थीटा प्लस यूपी। मॉड ऑफ यूपी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाला कंपोनेंट, देखो जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिया था तो उस वक्त इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड केवल कौन सा था? तो इट वाज ओनली द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म तो हमेशा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में शामिल रहेगा अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर के देखोगे तो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एडिशनली हमने u cos थीटा और प्रोवाइड किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा प्लस यूपी, बट दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो तो सिंपली मॉड ऑफ u sin थीटा ही है। ये क्लियर है आप लोग को? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सिंपली मॉड ऑफ u sin थीटा। सो नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं यहां पे बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं
टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इट इज 2u(y/g) हो जाती है, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 2 into mod of u sin θ/g। ठीक है ना। अब रेंज क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो दो रेंजेस होंगे। अब दो रेंजेस कैसे होंगे, एक रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म एंड अनदर इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो आएगा, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो रेंज आएगी, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अगर आप लोग देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज mod of u cos थीटा एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इट इज 2 mod of u sin θ/g। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, सो इट इज इक्वल टू mod of u स्क्वायर इंटू 2, ठीक है ना, 2 mod of u स्क्वायर sin थीटा cos θ/g। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mod of u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos θ/g, जिसको sin 2 θ/g भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये जो रेंज आई है ये किसके रिस्पेक्ट में आई है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। लेकिन वही रेंज अगर मैं किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड इज, दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये वाली जो चीज आप लोगों के सामने यहां पे डिराइव की गई है, दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। नाउ व्हाट इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं लिखूं यहां पे, ठीक है ना, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इट इज व्हाट, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो सेम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कुछ और होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ और होगा, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा सेम होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई बॉल जब छूटी है तो उस वक्त घड़ी चाहे आप प्लेटफॉर्म से देखो चाहे घड़ी ग्राउंड पे खड़े होकर के देखो, समय सभी के लिए एक समान होगा। यहां पर टाइम विल बी सेम फॉर एवरीवन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई फ्यूचर में चला गया, कोई पास्ट में रुका हुआ, ऐसा तो कुछ है नहीं। पोजीशंस अलग अलग हो सकती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन टाइम तो सभी के लिए सेम होगा, ठीक है ना। आज मेरे लिए जो टाइम है वही टाइम आपकी घड़ी में भी हो रहा है, जो मेरी घड़ी में टाइम हो रहा। अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रखा तो किसी की घड़ी ही आगे पीछे है तो उसके लिए तो क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो इट इज 2u sin θ/g। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, ये mod of u cos थीटा नहीं है, इट इज mod of u cos थीटा प्लस यूपी। तो मैं लिखूंगा mod of u cos थीटा, ठीक है ना, एंड प्लस यूपी या mod of यूपी आप ऐसे लिख सकते हो, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो विच इज 2 mod of u sin θ/g, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको फर्दर मॉडिफाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फर्दर मॉडिफाई इसको करना चाहो आप तो इसको एक साथ ले आकर के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप फर्दर इसको मॉडिफाई करना चाहो तो ये देखो 2 और उसके बाद mod of u sin थीटा एंड mod of u cos थीटा, तो ये हो जाएगा mod of u स्क्वायर इंटू sin 2 θ/g। तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन ये वाला पार्ट एक और मल्टीप्लाई होगा, तो 2 mod of up इंटू mod of u sin θ/g प्लस 2 mod of up इंटू mod of u sin θ/g। तो इस फॉर्म में भी चाहो तो लिख सकते हो, एक ही बात है। तो दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख सकते हो इस केस में रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो यहां पे ये वाली जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी हुई है, ठीक है ना। दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्वियसली द रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ग्रेटर देन द रेंज विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो यहां पे ऑब्वियसली देखो, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करो तो क्या होगा, इस बात को समझना कि यहां से हमने मान लीजिए कि लॉन्च किया है प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना। सपोज यहां पे कोई हमारा ऑब्जर्वर है और ये प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करता है एट सम एंगल थीटा, और प्रोजेक्टाइल आकर के वापस गिरती है यहां पे, ठीक है ना। इसी के हाथ में आकर के मान लो वापस गिरी है प्रोजेक्टाइल जो है, और प्लेटफॉर्म यहां पहुंच गया है, ठीक है ना। जब इसके हाथ में, या इस केस में तो इसके हाथ में आकर के नहीं गिरेगी क्योंकि इस केस में थोड़ी आगे निकल जाएगी। तो मान लीजिए प्रोजेक्टाइल जो आकर के यहां गिरी है,
और इतने टाइम में ये जो प्लेटफॉर्म है यहां कहीं पहुंच गया है, ठीक है ना। तो इसको कैसा रेंज दिखेगा, इसको यहां से यहां तक वाली जो वैल्यू है ये रेंज दिखेगी। लेकिन ग्राउंड पे खड़े किसी इंसान को रेंज कहां से कहां तक दिखेगा, तो उसको यहां से यहां तक रेंज दिखेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो आप लोग, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा उसको तो रेंज कहां से कहां तक दिखेगी, यहां से लेकर के यहां तक दिखेगी उसको। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहा तो उसको पूरी यहां से यहां तक रेंज दिखेगी। तो ये जो रेंज का फॉर्मूला ग्राउंड से खड़े होकर जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है वो ये वाला है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेंज है, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ यू कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ यू पी, ठीक है ना, इनटू 2u साइन थीटा बाई 2 मॉड ऑफ u साइन थीटा बाई g, ठीक है ना। तो ये जो रेंज आ रही है हमारी, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। लेकिन ये वाली जो रेंज है हमारी, ये वाली जो रेंज आ रही है हमारे पास जो कि प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है, उसकी वैल्यू है मॉड ऑफ u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई g। तो ये रेंज है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, और ये वाली जो रेंज है किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर है। देखो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। बस प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होती हैं उसको हमें ऐड कर देना होता है, और कभी कभार सबट्रैक्ट भी करना होता है, ऐड ही नहीं, कभी कभार हमें क्या करना होता है, सबट्रैक्ट। अगर प्लेटफॉर्म मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस चीज को भी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। कि यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, कहीं इस डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहा होता विथ सम वेलोसिटी यूपी, तो ये t इक्वल टू 0 पे यहां पे है, एंड एट सम टाइम t इज इक्वल टू t, ये जो प्लेटफॉर्म है यहां पहुंच गया, ठीक है ना। दिस इज टाइम t इज इक्वल टू t, और इस टाइम पे प्लेटफॉर्म यहां पहुंच गया है। कितनी डिस्टेंस पीछे आ गया है, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस पीछे आया है प्लेटफॉर्म, इट इज x इज इक्वल टू यूपी इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू टी। और यहां से किसी ने मान लो कि प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया, यहां पे ये था और इसने प्रोजेक्टाइल को मान लो आगे लॉन्च किया विथ सम वेलोसिटी u। अब सामने की ओर जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इट इज मॉड ऑफ u cos थीटा, मॉड ऑफ u cos थीटा, और ऊपर की ओर जो आ जाएगी इट इज मॉड ऑफ u sin थीटा। सामने की ओर मॉड ऑफ u cos थीटा है और ऊपर की ओर मॉड ऑफ u sin थीटा है, ठीक है ना। ये जाकर के कहीं आगे गिरेगी यूं, ये हम लोगों ने लॉन्च किया है तो ये ऐसे कहीं जाएगी और आगे जाकर के यूं गिरेगी ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे खड़ा अगर कोई इंसान है, t इज इक्वल टू 0 पे हमने लॉन्च किया था, एंड मान लेते हैं t इज इक्वल टू t पे आकर के, t इक्वल टू t है हमारे पास, उस समय में उस टाइम t इक्वल टू t में प्लेटफॉर्म इतना पीछे खिसक गया और प्रोजेक्टाइल जो है आकर के आगे गिरी है। तो दिस इज से t इक्वल टू 0 सेकंड पे उसने फेंका था और t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे आकर के गिरी, और t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे ये यहां पहुंच गया है पीछे, ठीक है ना। तो अब इसके रेस्पेक्ट में यहां पे जब कोई हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे जो खड़ा था, तो ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये है रेंज, ठीक है ना। दिस इज द रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि यहां से फेंका था भाई ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में, लेकिन तब तक ये वाला जो है ये खिसक करके यहां आ गया है, ये खुद खिसक करके यहां आ गया है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप रेंज चेक करोगे तो दिस इज रेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, दिस इज रेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो इस केस में देखिए प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो रेंज है, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो रेंज है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेंज है उससे ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना। और ये बहुत इजीली आप लोग इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेंज था वो बड़ा था, दिस वाज रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। दिस इज रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो था रेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म था। तो इस केस में रेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो है वो लेस है इन कंपैरिजन टू रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर अब जो हमारा केस ऑफ डिस्कशन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि रेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म वाले इंसान को ऐसा दिखेगा कि यहां से यहां तक रेंज है, जबकि ग्राउंड वाले को तो ओरिजिनल रेंज दिखेगा यहां से यहां तक। तो इस केस में रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज लेस देन द रेंज विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं मैथमेटिकली बहुत इजीली कि इसमें
अगर आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी है, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इट इज ओनली मॉड ऑफ यू कॉस थीटा। प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कितनी है? मॉड ऑफ यू कॉस थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो हो जाएगी, इट इज मॉड ऑफ यू साइन थीटा। पहली बार टाइम ऑफ फ्लाइट हम ज्ञात कर लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u(y) by g, so it is equal to 2 mod of u sin theta by g. So this is what this is this is time of flight. This is time of flight. अब अगर हम देखते हैं इस केस में रेंज, तो रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो रेंज आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हम लोग को चेक करनी है। तो क्योंकि रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज मॉड ऑफ यू कॉस थीटा, एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे तो 2 मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाई जी, तो इसी को लिख सकते हो मॉड ऑफ यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। तो दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। लेकिन इसी केस में रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमें चेक करनी है, तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, तो रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस केस में कितना हो जाएगा? तो इट इज यू कॉस थीटा माइनस यूपी, क्योंकि इसमें यूपी पीछे की डायरेक्शन में, पिछले वाले केस में हमने यू कॉस थीटा प्लस यूपी किया था, इसमें यू कॉस थीटा माइनस यूपी करेंगे। क्यों माइनस यूपी करेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी प्लेटफॉर्म है वो पीछे की ओर जा रही है। So horizontal component of velocity with respect to ground is u cos theta या mod of u cos theta minus mod of up, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंड इनटू मैं t करूंगा, तो नाउ इट इज इक्वल टू mod of u cos theta minus up, that is velocity of platform, into 2 mod of u sin theta by g। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको, तो ये तो कितना हो जाएगा? mod of u square साइन 2 थीटा बाई जी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन आएगा, और फिर लिखोगे 2 मॉड ऑफ यू इंटू मॉड ऑफ यूपी साइन थीटा बाई जी। सो दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, और इसमें कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ रहा रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए, जबकि पिछले वाले केस में इसको ऐड करना पड़ रहा था। देखिए जो पिछला वाला केस है हमारे पास, इसमें इसको हमें क्या करना पड़ रहा था? ऐड करना पड़ रहा था उस चीज को, तो इसीलिए रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बड़ी हो जा रही थी, जबकि इस वाले केस में उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो छोटी है। ये क्लियर है आप लोगों को? तो यही ध्यान देने वाली बात होती है इस केस में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पहली बात जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब वैसे ही हम लोग पढ़ रहे प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम प्लेटफॉर्म, फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। तो प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म में यही बात ध्यान देने वाली होती है कि केवल जो प्लेटफॉर्म की कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है उसको हमें ऐड कर देना होता है, ठीक है ना? तो होपफुली यहां तक ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। प्लेटफॉर्म भी मान लो कि कुछ यूं जा रहा होता, तो प्लेटफॉर्म की उसमें क्या ऐड कर देते हैं हम लोग? तो प्लेटफॉर्म की उस केस में हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? हम लोगों ने इस बात को ध्यान दो, हर तरह का प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया है, समझ रहे हो? प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम सर्टेन हाइट एट सम एंगल थीटा, बिलो थीटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट केसेस। तो आप देख सकते हो महातोड़ सीरीज में कुछ बच नहीं रहा है, समझ रहे हो? और आज हम लोग और ये वेरियस चीजें, और एक बात और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई थी आप लोगों को, दैट वाज मिनिमम वेलोसिटी एंड द एंगल रिक्वायर्ड टू हिट अ गिवन पॉइंट। वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, और हम लोग बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है ना? 1-2 दिनों में हम लोग इस बात को अब अनाउंस कर देंगे कि इसके साथ साथ एसोसिएटेड नीट 2021 के लिए बेसिकली एक क्रैश कोर्स सीरीज भी आ रही है उन बच्चों के लिए जो डिमांड करते हैं, ठीक है ना? उस चीज के लिए। बाकी ये वाली जो चीज है ये तो हमेशा के लिए है, ठीक है ना? तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग और बेटर मैनर में समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो अब हम क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन हमारे पास। सो क्वेश्चन है कि बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर
making move on a skateboard due east with velocity 4 meter per second, throws a coin vertically up with a velocity of 3 meters per second relative to himself. Okay, find the total displacement of the coin relative to ground till it comes to the hand of the boy. अब हैंड से ही फेंका है और वापस हैंड में ही आई है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो सेम हाइट पे है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पे इस चीज का, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है कि ये जो बॉय है इसने बॉल को डायरेक्टली ऊपर फेंका है, सीधा वर्टिकली ऊपर फेंका है, प्लेटफॉर्म की कुछ हाइट गिवन नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि बॉय ने जिस हाइट से फेंका है वो 1.5 मीटर्स है, और कुछ देर के बाद आकर के उसके हाथ में ही गिरेगी वो, ठीक है ना, बॉय के हाथ में, क्योंकि बॉल रिटर्न हो जाएगी, तो इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन पाथ बॉय के रेस्पेक्ट में, अच्छा पाथ कैसा होगा मैंने बताया था पहले वाले केस में, तो वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसा बॉय को दिखेगा। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वाली जो पाथ होगी इट विल बी लाइक दिस। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो होगा, और वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात ये भी देख सकते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या मैक्सिमम हाइट उसने अटेन किया है, तो जो भी हाइट उसने यहां से अटेन किया होगा यहां से ऊपर, ठीक है ना, मान लो उसको एच मैक्स बोलेंगे, और उसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा आप लोग को, 1.5 मीटर, जिसको 3/2 मीटर बोल सकते हो, क्योंकि वो 1.5 मीटर है। तो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, मतलब कि कुछ नहीं दिया तो यहीं से 1.5 मीटर मानोगे, मेकिंग मूव ऑन ए स्केटबोर्ड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है वो मेंशन्ड है हम लोगों को कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। थ्रोज अ कॉइन वर्टिकली अप विथ अ वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका है ऊपर की ओर, रिलेटिव टू हिमसेल्फ, खुद के रिस्पेक्ट में। Find the total displacement of the coin relative to ground till it comes to the hand of the boy. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन बताना है रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब तक कि कॉइन बॉय के हाथ में वापस नहीं आ जाती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज बोल रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड कॉइन ने मैक्सिमम कितना हाइट अटेन किया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना है, 0, क्योंकि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली उसको ऊपर फेंका गया है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 इंटू, और सीधा ऊपर फेंका गया है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई जी को मैं 10 ले रहा हूं, तो यानी कि 3/5 सेकेंड्स, यहां से काटोगे तो 5 हो जाएगा, तो 3/5 सेकेंड्स इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 0, क्योंकि प्लेटफॉर्म से तो सीधा ऊपर फेंका गया है। नाउ रेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो होगा, इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि 0 मीटर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ही 0 है, यानी कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेंज 0 होगा। प्लेटफॉर्म से जो कॉइन है वो आगे पीछे होती नहीं दिखेगी। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, बॉय को ऐसा दिखेगा कि कॉइन ऊपर गई है और सीधे उसके हाथ में आई है। ऐसा क्यों दिखेगा, तो लेक्चर के स्टार्ट में हमारा फर्स्ट केस ही वही था, ठीक है ना। अब रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं देखूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी गिवन है क्वेश्चन में, तो वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। जिस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है वही वेलोसिटी बॉल को मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस बात को भी समझाया था आप लोगों को। तो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 0, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में उसको सीधा ऊपर फेंका गया था। पर क्या वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म 0 है? नहीं, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म 0 नहीं है। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म तो 4 मीटर पर सेकंड आगे दिया गया है, लेकिन जब बॉल को सीधा ऊपर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में फेंका गया था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को वही वेलोसिटी मिल गई थी जो वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की थी।
और इसको बहुत बार देखा हम लोगों ने, इवन जब प्लेन से किसी चीज को गिराते हैं तो एट द इंस्टेंस जबकि उस चीज को हम छोड़ रहे होते हैं तो उसके पास वही इनिशियल वेलोसिटी होती है जो प्लेन की होती है। तो बॉल के पास भी वही इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल जाएगी उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी थी। जिस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म आगे जा रहा था वही वेलोसिटी बॉल को मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म अलोंग हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, तो देयरफॉर रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म अलोंग हॉरिजॉन्टल 4 है और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी कितनी आई है 3/5 आई है, यानी कि 12/5 मीटर्स हो जाएगा। तो दिस इज रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि पहला जो हमारा केस है इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। इसका जो आंसर होगा इट इज 12/5 मीटर्स। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन रिलेटिव टू ग्राउंड टिल इट कम्स बैक टू द हैंड ऑफ द बॉय, सो इट इज 12/5 मीटर्स। ठीक है ना, तो होपफुली ये वाला केस आप लोग क्लियर है। अब जो नेक्स्ट केस में इसमें बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखूं यहां पे, ठीक है ना, तो एच मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, एच मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो इट इज इक्वल टू एच मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय के रिस्पेक्ट में प्लस 1.5 मीटर्स, क्योंकि बॉय की खुद की हाइट भी कितनी है 1.5 मीटर से। अब एच मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, तो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर बाई 2g, इट इज uy स्क्वायर बाई 2g, ये एच मैक्स का फॉर्मूला होता है। एंड प्लस इसमें मैं 1.5 यानी कि 3/2 मीटर्स कर दूंगा। तो uy स्क्वायर, अब uy की वैल्यू कितनी है यहां पे 3 है, वेलोसिटी अलोंग अलोंग y एक्सिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g यानी 9/20 हो गया ये। तो 9/20 प्लस 3/2, तो एलसीएम अगर आप 20 ले लेते हो तो ये 9 हो गया और यहाँ 10 30 यानी कि 39/20 मीटर्स। तो ये हमारा सेकेंड केस का यानी कि जो आंसर आ जाएगा इट इज 39/20 मीटर्स। तो 39/20 मीटर्स इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कॉइन या बॉल जो भी फेंका गया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा देखो, फिजिक्स का स्टूडेंट होने का ये फायदा होता है कि जब आप टैंक्स वगैरह को मूव करते हुए देखते हो, अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं उससे बेटर कनेक्ट कर पाते हो कि भाई कोई टैंक है जब आगे की ओर चलती हुई और जब वो बॉम्ब को लॉन्च करेगी, शेल को लॉन्च करेगी, तो क्या उसकी वेलोसिटी होगी, या पीछे आती हुई जब शेल को लॉन्च करेगी तो क्या वेलोसिटी होगी। मॉडर्न टैंक्स के अंदर ये सारी चीजें कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा होता है और स्क्रीन पर आ रहा होता है सोल्जर्स के पास। तो जब टैंक फायर वगैरह करते हैं ना, जब टैंक से फायरिंग की जाती है, पुराने वाले टैंक्स की नहीं बात कर रहा हूं, मॉडर्न टैंक्स, इवन मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो होती है, फाइटर एयरक्राफ्ट, इन सभी के अंदर कंप्यूटर सब कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है कि विंड स्पीड अभी कितनी है, विंड स्पीड कहां। विंड स्पीड इज अ वेरी गुड फैक्टर, इट इज वेरी मेजर फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल और वेयर द शेल इज गोइंग टू लैंड, दैट इज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वेयर द शेल इज गोइंग टू लैंड। कभी विंड आपको सपोर्ट कर सकती है, कभी विंड आपको अपोज कर सकती है, इस बात को समझना, कभी विंड आपको सपोर्ट कर सकती है, कभी विंड अपोज कर सकती है आपके फायर किए हुए शेल को। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज को जब हम फायर करते हैं। तो टैंक का मतलब कि मान लो कि आपको किसी दुश्मन देश में, और आजकल भारत के बहुत सारे दुश्मन देश क्रिएट हो गए हैं, ठीक है ना, इवन नेपाल भी हमें धमकी दे रहा है आजकल। तो जब इंसान की तकदीर खराब होती है तो बहुत फेमस कहावत है कि ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो खैर आजकल तो सभी धमकी दे रहे हैं, कुछ दिनों में हो सकता है कि श्रीलंका वगैरह इधर उधर से भी आने लगे, ठीक है ना। खैर वो तो खैर बात की बात है, सक्षम बहुत है हम लोग हर मुश्किलों का सामना करने के लिए। परंतु मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी दुश्मन टेरिटरी में आपको अपने टैंक से बॉम्ब को गिराना है, लेकिन आपकी टैंक की जो रेंज है वो केवल 8 किलोमीटर से, और दुश्मन का जो बंकर है मान लो वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप कैसे गिरा पाओगे उस चीज को। तो फिजिक्स यूज कर सकते हो यहां पे कि अपने टैंक, स्टेशनरी टैंक से मत गिराओ, स्टेशनरी टैंक से मत गिराओ। क्या करो, आप टैंक को दौड़ाओ, और दौड़ाते हुए टैंक से दौड़ाओ मतलब कि चलाओ किसी स्पीड से, सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर से चलाते हुए फायरिंग कर दो। चलाते हुए फायरिंग कर दोगे
तो टैंक की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो शेल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐड हो जाएगी और उसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो? और मान लो कि अगर टैंक की एक फिक्स्ड रेंज है कि भाई यहां से फायर्ड गोला जो है वो 8 किलोमीटर पे ही गिरना है और आपको गिराना 6 किलोमीटर पे, तो टैंक को पीछे ले आओ, पीछे लाते हुए फायर कर दो। ठीक है ना? पीछे लाते हुए फायर करोगे तो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है शेल की, उसमें से टैंक की वेलोसिटी घट जाएगी और वो 6 किलोमीटर पे गिर जाएगा। ये सब कैलकुलेशंस आजकल मॉडर्न टैंक में हमारे लिए कंप्यूटर कर रहा होता है और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में भी आजकल हमारे लिए सारी चीजें कंप्यूटर कर रही होती है, लेकिन पुराने जमाने में सब खुद से करना पड़ता था। वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मैं केस डिस्कस कर रहा था उसमें बिल्कुल ऐसा ही केस मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां पे है क्या कि अ शेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ गन विथ अ मजल वेलोसिटी u, ठीक है ना? अ शेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ गन विथ अ मजल वेलोसिटी u, ठीक है ना? u से प्रोजेक्ट किया गया है। द गन इज फिटेड विथ अ ट्रॉली कार, वही ट्रॉली कार है, ठीक है ना? एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, थीटा एंगल पे। इफ द ट्रॉली कार इज मेड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है ना, टुवर्ड्स राइट, राइट की ओर मूव कराया जा रहा, देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल रिलेटिव टू पर्सन ट्रैवलिंग इन द ट्रॉली। अब ये देखना, ये हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो इसके कंपोनेंट्स जो आएंगे, सामने की ओर आ जाएगा मॉड ऑफ यू कॉस थीटा और ऊपर की ओर आ जाएगा मॉड ऑफ यू साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी इस केस में? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू यू वाई बाई जी। सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू यू वाई की जगह पे लिखोगे मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना? और यू ही गिवन हम लोग को, तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या पहले इसको मैं बोल रहा हूं, इसको क्या बोला, ट्रॉली बोल रहा है ना वो, ट्रॉली। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो उसकी तो वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ यू कॉस थीटा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा मॉड ऑफ यू कॉस थीटा प्लस, इसमें अब ट्रॉली की भी वेलोसिटी जुड़ जाएगी, तो मॉड ऑफ यू कॉस थीटा प्लस वी। दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम पहले पार्ट को आंसर करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखूं, ठीक है ना, यहां लिखता हूं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, horizontal range of the shell with respect to ground। तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा? इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा मॉड ऑफ यू कॉस थीटा प्लस वी, एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 मॉड ऑफ यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना? अब इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई भी कर करके और ज्यादा फर्दर इसको सॉल्व करके लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द शेल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज पूछ रहा, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन ट्रॉली। तो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन ट्रॉली जो हो जाएगी हमारे पास, so it is equal to mod of ux with respect to trolley into time of flight। अब mod of ux with respect to trolley कितना हो जाएगा? mod of u cos theta हो जाएगा, तो it is mod of u cos theta into time of flight जो होगी हमारे पास 2 mod of u sin theta by g। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला हो जाता है, इट इज u स्क्वायर sin 2 theta by g, ठीक है ना? इसका जो सिंपल फॉर्मूला होगा, इट कैन बी रिटन एज mod of u square into sin 2 theta by g, ठीक है? तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं हमारे लिए सॉल्व करने के लिए, तो वैसा ही था जैसा कि हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, जो हम लोगों ने केसेस पढ़े थे। बट हाँ, इस चीज से काफी प्रैक्टिकल सिचुएशंस लाइफ की क्लियर होती हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि अ मैन standing on a railroad traveling with a constant speed v is equal to 10 meter per second, ठीक है ना, is traveling with a speed 10 meter per second। so the railroad है जो यहाँ पे, ये railroad यहाँ पे, ये पहिए हैं इसके, ऐसा नहीं है, ये पहिए, और ये जो railroad है ये कहाँ जा रही है? तो आगे जा रही है with a speed
10 मीटर पर सेकेंड। तो मैन स्टैंडिंग ऑन अ रेल रोड कार, ये रेल रोड कार है, ट्रैवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ही विशेस टू थ्रो अ बॉल थ्रू ए स्टेशनरी हुप, तो यहाँ पे कोई स्टेशनरी हुप है और इसमें से बॉल को गुजारना चाह रहा है 5 मीटर अबव द हाइट। तो यहां से किस हाइट पे है ये जो लूप है, यहां से 5 मीटर की हाइट पे है, ठीक है ना। 5 मीटर अबव द हाइट्स ऑफ इट्स हैंड्स इन सच अ मैनर दैट द बॉल विल पास, और बॉल विल मूव हॉरिजॉन्टली एज इट पासेस थ्रू द हुप। तो हुप को जब पास करेगी तो हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस बात को समझना आप लोग, ठीक है ना, कि बॉल हॉरिजॉन्टल कब हो जाती है, अपने मैक्सिमम हाइट पर। बॉल कहां हॉरिजॉन्टल, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो हॉरिजॉन्टल कहां जाकर के होती है, तो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। यानी कि जो हुप है इट मस्ट बी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पाथ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो देयरफॉर हमें यहां से एक इंफॉर्मेशन तो पता चल गई, ठीक है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं कि एज द बॉल पासेज, पहले इंफॉर्मेशंस लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, तो एज द बॉल पासेज हॉरिजॉन्टली थ्रू द लूप या हुप जो भी गिवन है, देयरफॉर द हुप must be located at the highest point of the ball's path, ठीक है ना। एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल्स पाथ उसको लोकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल होती है तो कहां पर होती है, अपने मैक्सिमम हाइट पे होती है। तो एज द बॉल पासेस हॉरिजॉन्टली थ्रू द हुप, देयरफॉर द हुप मस्ट बी लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉल्स पाथ। तो देयरफॉर एच मैक्स की अगर हम बात करें, देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। एच मैक्स की जो वैल्यू है 5 मीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि हुप जो है वो 5 मीटर की हाइट पे है, अबव द हाइट ऑफ हिज हैंड्स इन सच अ मैनर दैट द बॉल विल मूव हॉरिजॉन्टली एज इट पासेस थ्रू द हुप। ही थ्रोज द बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 12.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसने फेंका कितने से है, तो यहां से 12.5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो दिस इज 12.5 मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। तो सामने की ओर जो कंपोनेंट आएगी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, इसने प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली फेंका है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा ले लेते हैं तो 12.5 कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर की ओर जो वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा इट इज 12.5 साइन थीटा, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर जो कंपोनेंट होगा वो 12.5 साइन थीटा और सामने 12.5 कॉस थीटा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल या वेलोसिटी ऑफ लॉन्च विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ऑन एक्स एक्सिस इज 12.5 कॉस थीटा, ठीक है ना, and with respect to platform on y-axis is 12.5 sin theta. Also, with respect to ground on x-axis is ground के respect में कितना हो जाएगा, तो 12.5 sin theta plus velocity of the railroad car. तो railroad car की जो velocity है वो कितनी है, 10 है मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ये सब किस में है, मीटर पर सेकेंड में, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, ग्राउंड के भी रिस्पेक्ट में। तो अब यहां से हमें यह पता करनी है, ठीक है ना, बोल रहा है पहली चीज कि व्हाट मस्ट बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये यू वाई लिखना था मुझे, तो यू वाई जो है वर्टिकल कंपोनेंट वो 12.5 साइन थीटा है। तो हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि हमें यह बात तो पता है कि एच मैक्स जो है वो 5 मीटर है, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो इसकी वैल्यू 5 है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यू वाई स्क्वायर का मतलब 12.5 साइन थीटा, ये हमारी यू वाई है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना, 2 इंटू 10 2g, एंड दिस इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको उधर ले जाते हो तो ये लिखा हुआ 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि इस साइड पे लिखा है 12.5 साइन स्क्वायर थीटा, 12.5 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो इट इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 12.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 156.25 हो जाएगा। तो देयरफॉर
ठीक है ना। यहां पे आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज 156.25 सॉरी इट इज 100 डिवाइडेड बाय 156.25 सो इट इज इक्वल टू 0.64। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 0.64, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8। इसका अंडर रूट ऑफ 0.64 करोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 4/5 आ गई है, क्योंकि साइन थीटा अगर मैं 0.8 लिखूंगा तो उसको मैं 4/5 भी लिख सकता हूं, और साइन थीटा अगर 4/5 है यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है ना, साइन थीटा 4/5, तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 53 डिग्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइन 53 या कॉस 53 की अगर हम बात करें तो साइन 53 4/5 होती है एंड कॉस 53 जो होती है वो 3/5 होती है। तो यहां तक तो हम लोग को चीजें क्लियर हो गई हैं। तो यहां से अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बहुत आसानी से पता कर सकता हूं। सो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो क्वेश्चन के पहले पार्ट ने पूछ रखा है मुझसे, तो देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 12.5 साइन थीटा, सो इट इज 12.5 इंटू साइन थीटा की जगह पे 4/5 लिखोगे तो 2.5 से काटोगे इसको तो यानी 10 आ गया, तो देयरफॉर ui इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो ui की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है हम लोगों से, What must be the vertical component of initial velocity of ball, पता चल गया। How many seconds after he releases the ball will it passes through the hoop, फेंकने के कितने समय के बाद वो हुप से पास होगी, तो हुप से जब पास हो रही है तो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है एंड टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज uy/g। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है इट इज 2uy/g, लेकिन टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज uy/g। तो ये तो हमारा पहले पार्ट का आंसर था जो आ चुका था। सेकेंड पार्ट में टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्योंकि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी उसी वक्त वो हुप से पास होगी, क्योंकि हुप जो है वो मैक्सिमम हाइट पे, ये कहानी यहां पे लिखी हुई है। सो इट इज इक्वल टू uy/g, और ui जो है हमारे पास इट इज 12.5 साइन थीटा है यानी कि 10, ठीक है ना, ui 10 आ गई है, 10/g को भी 10 लेंगे तो इट इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद कहां से गुजर जाएगी वो कहां से गुजर जाएगी, वो हुप से गुजर जाएगी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कि एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लूप या हुप जो बोलो, ठीक है ना, ही मस्ट रिलीज द बॉल, कहां से बॉल को फेंकना चाहिए ताकि वो हुप से गुजरे, मतलब कि किस डिस्टेंस से, आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगी x, तो इट इज ux विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू जो t लगी है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है उस समय को अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वही डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो x इज इक्वल टू, जो थर्ड पार्ट है इसका, c वाले पार्ट का मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू, x विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑब्वियसली कुछ ना बोले तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना होता है, इनटू टाइम, ठीक है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इनटू कितना समय लगा है वहां तक जाने के लिए, उतना ही डिस्टेंस होगा। तो ux विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने यहां पे बता ही रखा है आप लोगों को, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इट इज 12.5 साइन थीटा प्लस 10, 12.5 साइन थीटा प्लस 10, ये वाली चीज ध्यान रखो। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे इट इज x इज इक्वल टू 12.5 साइन थीटा, ठीक है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक्चुअली यहां पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहा है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में साइन थीटा नहीं, कॉस कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, तो 12.5 कॉस थीटा प्लस 10 लिखेंगे, तो 12.5 कॉस थीटा, ठीक है ना, एंड कॉस थीटा की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, 3/5 एंड प्लस 10, ठीक है ना। ux विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12.5 कॉस थीटा प्लस 10,
अब ये कितना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 प्लस 10 17.5, और टाइम तो 1 सेकेंड ही है, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज 17.5 मीटर्स, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज 17.5 मीटर्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ओके। तो किस डिस्टेंस से उसको फेंकना चाहिए, तो 17.5 मीटर से फेंकना चाहिए। एक बार और मैं क्वेश्चन को यहां पे, अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे बोल रहा है कि मैन जो है वो एक ट्रॉली पे चलता हुआ आ रहा है, ट्रॉली चलती हुई जा रही है और उस पे से फेंकता है 12.5 मीटर पर सेकंड से, और मैन से किसी डिस्टेंस पे आगे उससे 5 मीटर हाइट पे एक हुप लटक रही है, और मैन जब बॉल फेंक रहा है तो जब हुप से वो गुजरेगी तो उस वक्त हॉरिजॉन्टली गुजरनी चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल गया कि जो हुप है वो मैन से किस डिस्टेंस पे एसोसिएटेड है या किस डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो इट मस्ट बी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हुप है वो मैन के रेस्पेक्ट में, जो मैन बॉल फेंक रहा उसके लिए मैक्सिमम हाइट पे होनी चाहिए, क्योंकि बॉल वहां से हॉरिजॉन्टली गुजर रही है। यह ध्यान देने वाली बात है। तो UXP की जगह पे सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं कि पहली बात तो ये कि हुप मैक्सिमम हाइट पे होनी चाहिए, और मैन ने 12.5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ये क्वेश्चन ने बता रखा है। तो इसकी अगर मैं रिजॉल्व करूं इसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में, तो सामने की ओर आएगा 12.5 cos थीटा और ऊपर आ जाएगा 12.5 sin थीटा। तो वेलोसिटी component along horizontal with respect to platform is 12.5 cos theta and along vertical with respect to platform is 12.5 sin theta। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली भी जोड़नी पड़ती है, तो इट इज 12.5 cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पता करने के लिए एक इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो ये है कि हुप जो है वो मैक्सिमम हाइट पे होनी चाहिए, क्योंकि वहां से जब बॉल गुजरेगी तो हॉरिजॉन्टल हो रही है, ठीक है ना। तो Hmax जो है वो 5 हो गया है हमारे पास। अब Hmax का जो फॉर्मूला होता है वो uy²/2g, यानी uy²/2g 5 होनी चाहिए। uy जो है वो 12.5 sin थीटा, यानी 12.5 sin थीटा का ²/2g जो है वो 5 है, यानी 12.5 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 100। इसको उधर ले जाऊं, ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा जो हो गया 100/156.25, क्योंकि 12.5 का स्क्वायर 156.25 हो जाएगा, डिवाइड किया 0.64 आ गया। तो sin स्क्वायर थीटा 0.64 है, यानी sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.8 हो जाएगी, दैट इज sin थीटा 4/5 हो गया। इफ sin थीटा इज 4/5 तो ऑब्वियसली जो cos थीटा हो जाएगी वो 3/5 हो जाएगी। sin थीटा 4/5 है तो ये 3 हो गई, ठीक है ना। 3/5 tan थीटा 4/3 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 53 डिग्री। हालांकि उसने पूछा नहीं है, बट पूछ देता तो आप बता सकते थे बहुत इजीली। अब पहले पार्ट का आंसर है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो, तो इट इज uy इज इक्वल टू 12.5 sin थीटा। sin थीटा पता ही चल गया, मल्टीप्लाई किया, uy की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट बोल रहा है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। वो बोल रहा है टाइम, उस टाइम वो टाइम बताइए जबकि वो बॉल हुप से गुजरती है, लेकिन क्योंकि हुप मैक्सिमम हाइट पे है तो इट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज uy/g, दैट इज 10/10 इक्वल टू 1 सेकंड। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आपसे पूछ रहा है कि भाई किस डिस्टेंस से फेंकें ताकि वो हुप से गुजर जाए बॉल, समझ रहे हो। यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, ux विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू t। ux विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 12.5 cos थीटा प्लस 10 एंड इंटू t की जगह पे 1 सेकंड लिखेंगे हम लोग, यानी 12.5 इंटू 3/5 जो 7.5 हो गया प्लस 10 यानी 17.5 इंटू 1, तो यानी 17.5 ही हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द टाइम एट विच द बॉल विल क्रॉस द दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच द बॉल मस्ट बी थ्रोन सो दैट इट क्रॉसेज द लूप। ओके, सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब तक होपफुली आप लोगों को प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन इज सिटिंग इन एन ओपन कार। एक ओपन कार में मैन बैठा हुआ है, विच इज ट्रेवलिंग अलोंग अ रोड एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि रोड पे चल रही है विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द मैन स्टैंड्स अप एंड थ्रोज अ बॉल विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड पे वो बॉल को फेंकता है, ठीक है। रिलेटिव टू हिमसेल्फ एट एन एंगल थीटा, इस एंगल को थीटा ले लेना, रिलेटिव टू हिमसेल्फ एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। द मोमेंट द मैन थ्रोज द बॉल, the driver of the car begins to accelerate at a constant rate of 17.32 meter per second square in the direction in which it was initially traveling। जैसे बॉल फेंकता है ड्राइवर एक्सेलरेट करने लगता है। Find the value of theta if the man in the car catches the ball। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और इसको ट्राई करके और आपको आंसर को लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। थॉट, तभी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द मैन इन द कार कैचेस द बॉल, ठीक है। जो डीपीपी वाला क्वेश्चन, जो डीपीपी होगी उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को भी आज के डीपीपी में दे करके और इसका सॉल्यूशन भी वहां पे दे दूंगा, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन देख पाओ इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप लोगों को खुद से ट्राई करके और आंसर को कमेंट सेक्शन में देना है। सेकंड इज फाइंड द टाइम एट विच द मैन कैचेस द बॉल if the instant at which the ball was thrown is t is equal to 0, ठीक है ना। assume that the time at which the ball travels at which the ball travels contains the time, it is time of the motion of car and that g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो मतलब इंफॉर्मेशन है जो ऑब्वियसली क्लियर है हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो अब ये जो हमारी हेडिंग है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, आप लोगों को होपफुली समझ में आ ही गई है। कोई नई हेडिंग नहीं है, केवल जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होती है उसको हमें ऐड कर देना होता है प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट में। अगर प्लेटफॉर्म वर्टिकल जा रहा होता तो वर्टिकल में भी हम ऐड कर देते, बट ज्यादातर केसेस में हॉरिजॉन्टल ही जा रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐड करेंगे। वर्टिकल भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब वो सब जेई एडवांस ही पूछती है, और जेई एडवांस की तो हमारी अलग सीरीज आने वाली है, ठीक है ना। कि मान लो कि कोई स्टेयरकेस पे चढ़ता हुआ, स्टेयर्स पे चढ़ता हुआ और बॉल को फेंकता है, तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐड होगा और हॉरिजॉन्टल भी ऐड होगा, ठीक है ना। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चंस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, एंड फिर प्रोजेक्टाइल को हम लोग एंड करेंगे। हालांकि प्रोजेक्टाइल में एक और हेडिंग होती है, दैट इज प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, लेकिन उस पे नीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली उस हेडिंग को IIT-JEE एडवांस टारगेट करती है, और वो भी रेयरली, IIT-JEE एडवांस भी कभी कभार ही उसको टारगेट कर रही है। इवन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन का एज सच एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं है, जो कि जनरली फॉलो होता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन इज अ फैंसी हेडिंग, बट उसको पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे, इन द सीरीज ऑफ जेई एडवांस, ठीक है ना। यहां पे आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एंट्री लेंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म से अलग है। अब ये कुछ जनरल क्वेश्चन से एक दो करेंगे एंड देन वी आर एंडिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। हमें वो टाइम बताना है जबकि इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। मान लो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है और यहां पे कहीं वेलोसिटी मान लो होगी जब कोई वो इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। ये v ले लेते हैं, ये u है। अगर मैं u को एक्सटेंड करूं इधर और अगर मैं v को एक्सटेंड करूं पीछे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। मतलब u और v के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट दिस वेलोसिटी v। इस वेलोसिटी v को भी पता लगाना है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जब बोले कि मान लो वो टाइम बताइए जबकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया आपके पास कि दो प्रोजेक्टाइल्स फेंक दी गई हैं, यहां से दो प्रोजेक्टाइल्स फेंक दी गई हैं, एक को कहीं इधर फेंका गया है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली ही मान लो, और दूसरी को इधर फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। एक को मान लो फेंका गया विद सम वेलोसिटी u1, दूसरे को फेंका गया विद सम वेलोसिटी u2, और ये वाली हाइट आपको h गिवन है, ठीक है ना। ये वाली जो हाइट है वो h गिवन है। आपको बोला जाएगा वो टाइम बताइए जबकि दोनों के जो पोजीशंस वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो है ये कुछ यूं पाथ फॉलो करती हुई जाएगी, इधर वाली भी प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसी पाथ फॉलो करती हुई जाएगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर कुछ आप लेंगे इधर, इसका जो पोजीशन वेक्टर आप बनाओगे इस वाले का, सपोज जैसे इसका पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है, सपोज इसको आप R2 बोल रहे हो, और इधर वाले का पोजीशन वेक्टर मान लो कि कुछ आपने ऐसे R1 बनाया, तो वो टाइम आपसे पूछेगा जबकि R1 और R2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। ऐसा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। लेकिन करना क्या होता है, R1 और R2 इन दोनों का जनरल इक्वेशन तो पता है आप लोगों को। कभी भी परपेंडिकुलर बोले तुरंत आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो R1 R2 दोनों का इक्वेशन लिख करके और आप लोग क्या कर दोगे, इक्वल टू 0।
ये ध्यान देने वाली बात है। कभी भी अगर वो दो वेक्टर्स के लिए बोलता है कि परपेंडिकुलर किस टाइम पर हो जाएंगे, तो उनका जनरल इक्वेशन लिखिए और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसा ही पूछ सकता है कब वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो जो पोजीशन वेक्टर का जो जनरल फॉर्मूला है डॉट वेलोसिटी वेक्टर का जो जनरल फॉर्मूला है उसको इक्वल टू आप 0 कर दीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख करके, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला इसीलिए शुरुआत में प्रोजेक्टाइल्स में बताया था आपको, तो वही काम इस क्वेश्चन में भी करना है। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें वो टाइम बताइए जबकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। अब मैंने पहले ही सिखाया है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बेसिकली लिख लो कि इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है बताओ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होती है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज u, अगर मैं पहले x वाला लिख लूं तो इट इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। यही था ना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी एट एनी जनरल टाइम t, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ये भी हमें पता है, एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो बहुत इजी तरीका है टाइम निकालने का, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली लिखेंगे कि व्हेन v is perpendicular to u then u dot v is equal to 0। तो when v is perpendicular to u then क्या लिखेंगे, u dot v is equal to 0। और क्योंकि u dot v equal to 0 हो जाएगा तो therefore हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, u की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो u is u dot या u dot v लिखो तो u की जगह पे आप क्या लिखोगे, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप डॉट, अब यहां पे आप क्या लिखोगे, तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ये चीज लिखोगे, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 के। यानी कि आप लोग क्या लिखोगे यहां पे, u cos थीटा और u cos थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट करना तो आता है ना आप लोग को, i के साथ i मल्टीप्लाई हो जाएगी, j के साथ j मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i डॉट i ये तो 1 होगा, एंड u cos थीटा इंटू u cos थीटा, तो ये लिखा हो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब j के साथ j मल्टीप्लाई होगा तो u sin थीटा लिखा हुआ ब्रैकेट के बाहर इंटू u sin थीटा माइनस gt, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि u sin थीटा इंटू u sin थीटा, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस u sin थीटा gt, u sin थीटा इंटू gt, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां से अब हमारा आंसर आ गया। देखो सबसे पहली बात यह है कि u स्क्वायर यहां से आप कॉमन ले सकते हो, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली जो चीज है ये तो 1 हो गई, यहां से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 एलिमिनेट हो गया है, तो माइनस फिर से क्या लिखा हुआ है, और माइनस को मैं उस साइड पर ले जाकर के लिखूंगा, तो इट इज u साइन थीटा इंटू gt लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, एक u भी आप काट दो दोनों साइड पे, तो यहां से t की वैल्यू आपको पता चल गई, तो t इज इक्वल टू u बाई g साइन थीटा, ठीक है ना। तो यानी कि किस टाइम पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप लोग। तो देयरफॉर t की जो वैल्यू आएगी u बाय g साइन थीटा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच द प्रोजेक्टाइल्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वो वैल्यू ऑफ टाइम है जबकि प्रोजेक्टाइल्स जो होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन, टाइम तो निकाल दिया, ऑल्सो कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक वेलोसिटी होगी कितनी ये भी आपसे पूछ रहा है। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। क्या करोगे, वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें वो टाइम डाल दोगे, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी उसको लिखूंगा v इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप, तो उसको तो एज इट इज लिखोगे u cos थीटा i कैप, ठीक है ना, एंड प्लस फिर से क्या लिखोगे u sin थीटा माइनस g इंटू टी,
जी इंटू टी, और टी की जगह पे लिखोगे u बाई जी साइन थीटा, और ये हमारे पास जे कैप है, ठीक है ना, ये क्या है, जे कैप। थोड़ा और इधर कर देते हैं, तो ये हमारे पास जे कैप लिखा हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि g से यहां पे g कैंसल आउट हो गया, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखी हुई है, v इज इक्वल टू u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस u बाई साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस u बाई साइन थीटा जे कैप, ये वाली चीज लिखी हुई है, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस u बाई साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। अब यहां से आप इसको कॉमन ले सकते हो ऊपर, ठीक है ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन स्क्वायर थीटा, u साइन स्क्वायर थीटा माइनस u, ठीक है ना, u साइन स्क्वायर थीटा माइनस u बाई साइन थीटा जे कैप, ये चीज लिखी हुई है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन अब अगर वो आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, इसका मैग्नीट्यूड, तो कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, हालांकि वो मैग्नीट्यूड रेयरली पूछेगा, वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो स्क्वायर करके इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे तो u cot थीटा आ जाएगी वो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो स्क्वायर करके इसको हम ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, u cot थीटा, ठीक है ना। तो समझो केवल और केवल हमें क्या करना था, ये जो जनरल फॉर्मूला था हमारे पास, इस जनरल फॉर्मूले में केवल और केवल हमने इसको फीड कर दिया और यहां से ये हमारा फिलहाल आंसर आ गया। अच्छा, अभी फिलहाल एलसीएम मत ले लेना, क्योंकि ये आई है, ये जे है, तो साइन थीटा अभी इधर ले जाकर के मत लिख देना, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो गलत भी हो जाएगा आप लोगों से। तो v इज इक्वल टू हम लोग मॉड लेकर के और फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चन है, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एंड देयर बाय वी आर एंडिंग एंटायर मोशन इन 2D। सर्कुलर मोशन जो है हमारे पास चैप्टर, इस बात को ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन को हम एक साथ पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के बाद। जनरली सर्कुलर मोशन 3 बार अपीयर होता है, एक बार अपीयर होता है मोशन इन 2D में, सर्कुलर मोशन 3 बार अपीयर होता है, ध्यान रखना, एक बार अपीयर होता है मोशन इन 2D में, एक बार अपीयर होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बाद स्पेशली, और एक बार अपीयर होता है वर्क पावर एनर्जी के बाद। जब 2D के बाद अपीयर होता है तो उसको सर्कुलर काइनेमेटिक्स बोलते हैं, फ्रिक्शन के बाद अपीयर होता है उसको सर्कुलर डायनेमिक्स बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन 3 पार्ट में ना पढ़ करके वर्क पावर एनर्जी के बाद इन अ सिंगल पार्ट पढ़ेंगे, एक पार्ट में पढ़ेंगे पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम लोग एंट्री लेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट एपिसोड से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, सो वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरह से, अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है कि 2 inclined planes OA and OB having inclination with horizontal 30 degrees and 60 degrees, इसका horizontal से inclination 30 degrees है और इसका 60 degrees है, respectively intersect each other at O पे intersect कर रहे हैं दोनों inclined planes, ठीक है ना, as shown in the figure, देखो फिगर में आप लोगों को शो किया गया है, ठीक है ना। Now a particle is projected from point P से फेंका गया पार्टिकल को with velocity 10√3 meters per second, तो u की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 10√3 मीटर पर सेकेंड है, along a direction perpendicular to the plane OA के परपेंडिकुलर इसको फेंका गया है। अच्छा एक और बात देखो, ये 30 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है, ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये तो 90 डिग्रीज है हमारे पास, तो 90 डिग्रीज है, इसका मतलब ये है कि अगर A के परपेंडिकुलर फेंका गया है तो B के पैरेलल, मतलब कि OA के परपेंडिकुलर अगर फेंका गया है यानी कि OB के पैरेलल है ये, ठीक है ना। OA के परपेंडिकुलर है, ये OA है, ठीक है ना, और OA के क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यानी कि जो OB है, OB खुद OA के परपेंडिकुलर है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी OA के परपेंडिकुलर U है और OA के ही परपेंडिकुलर OB है, तो OB और U एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो OB इज पैरेलल टू U, ये पहली चीज हम लोगों को दिख गई यहां पे, ठीक है ना। तो इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB परपेंडिकुलर टू Q, अब यहां पर आकर के यही पार्टिकल कुछ यूं गई है और यहां पर आकर के टकरा गई है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्योंकि आके टकराई है
यानी कि यहां पर ये वाली जो लाइन है, इसको मान लो कि मैं फाइनल वेलोसिटी v बोल रहा हूं, तो v क्योंकि OB के अब परपेंडिकुलर है यानी OA के पैरेलल है, यानी OA इज पैरेलल टू v। देखो इनिशियल वेलोसिटी OB के पैरेलल है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो OA के पैरेलल है, ठीक है ना। ये हमें डिडक्शन देखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। कैलकुलेट 1 में लिखा है द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स प्लेन OB। हमें वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये वाली वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आके वो OB को स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी, वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है, पॉइंट P की हाइट जो है वो O से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम O अटेन्ड बाय द पार्टिकल, O के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट उसने कितना अटेन किया है, एंड द डिस्टेंस PQ, P से लेकर के Q तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। डिस्टेंस मतलब कि देखो केवल डिस्टेंस बोल दे तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हमें बतानी होती है, डिस्टेंस कवर्ड बोले तो हमें पूरी चीज बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसको मैं डिटेल में डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं आप लोग को, बड़ा डायग्राम। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है ना, कि हम लोगों ने यहां से पॉइंट P से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया इसके परपेंडिकुलर, और ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुई गई और आकर के यहां पर इसके परपेंडिकुलर टकरा गई, इसके परपेंडिकुलर आकर के टकराई है, ठीक है ना। तो यहां से भी हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर लॉन्च किया था और आके टकराई भी परपेंडिकुलरली। इसको हम लोगों ने u बोला है और u की वैल्यू है 10√3 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से आके टकराई है वो हमें नहीं पता है, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हम लोगों को। ये वाली जो पॉइंट है, इस वाली पॉइंट को पॉइंट O बोला जा रहा है, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज गिवन है क्वेश्चन में, और ये वाली जो एंगल है ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज हो जाएगी। मतलब ये दोनों जो प्लेन्स हैं, प्लेन OA एंड OB आर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान देने वाली बात है कि हमने पहले ही देख लिया कि u जो होगी इट इज पैरेलल टू OB एंड जो फाइनल वेलोसिटी v है इट इज पैरेलल टू OA। ऐसा क्यों है अभी मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है ना। अब ये वाली हाइट जो है ये हमें पता करनी है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है ये वाली जो हाइट है हम लोगों को, ये वाली हाइट h है, ठीक है ना, और ये पॉइंट P है जहां से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, पार्टिकल को। तो ये वाली हाइट h है, ये हम लोग को नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाली हाइट हमें पता करनी है। ऑल्सो हमें एक और बात पता करना है कि पॉइंट O के मुकाबले किस मैक्सिमम हाइट तक वो गई है, O के मुकाबले। तो मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशन से उसने कुछ मैक्सिमम हाइट हमारा गेन किया होगा। मैक्सिमम हाइट तब गेन किया होगा जबकि उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इस वक्त इसकी वेलोसिटी रही होगी कुछ, इस वक्त तो मैक्सिमम हाइट उसने गेन किया होगा, ठीक है ना। उसको मान लो कि मैं h मैक्स लिख दे रहा हूं, और यहां से यहां तक सपोज जो हाइट है वो h है, दिख ही रहा आप लोग को, वो क्वेश्चन में आपको हाइट h दिया है। तो ग्राउंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O कितना हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू h प्लस h मैक्स। अब ये सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए पहली बात जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि देखो यहां से इसको ऐसे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। आप समझना इस चीज को कि अच्छा पहली बात कि जब वो टकराएगी, मतलब कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर मैं देखूं, मैं एक एक्सिस मान लेता हूं यहां पे, देखो एक्स एक्सिस मान लो कि मैं इसको मान लेता हूं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम कहीं से भी मान सकते हैं। भाई भगवान ने तो हमें ऐसा बोला नहीं था, ठीक है ना, कि जब हम पैदा हुए थे कि एक्स हमें ऐसे ही लेना है और वाई हमें ऐसे ही लेनी है, भगवान ने तो ऐसा बोला नहीं है। वो तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसको एक्स लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, वाई। तो अभी भी ये दोनों एक्सिस, ये दोनों प्लेन से एक दूसरे से क्योंकि 90 डिग्रीज पे हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम लोग वाई ले लेंगे और इसको हम लोग एक्स ले लेंगे, क्योंकि एक दूसरे से कितनी डिग्रीज पे हैं, 90 डिग्रीज पे हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको वाई ले लेता हूं और इसको एक्स ले लेता हूं। अब समझना यूएक्स की वैल्यू कितनी है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स के ही पैरेलल है, ये एक्स है, एक्स के पैरेलल दिख रही है। वाई, ये अब वाई है हमारी और वाई के पैरेलल नहीं है। मान लो कि इसको थोड़ा सा यूं घुमा दो, तो यूं घुमा दोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, थोड़ा अगर आपने इसको यूं घुमा दिया और फिर ये इधर जाती दिखेगी, ये OA है और ये OB है, तो इधर जाती दिख रही। तो y पे तो इनिशियली कोई वेलोसिटी है नहीं,
और जब आकर टकराएगी यहां पे तो ऐसी दिखेगी। तो उस वक्त बी के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सारी की सारी वेलोसिटी किसके अलोंग होगी? OA के अलोंग होगी। ये समझ रहे हो? मैंने थोड़ा सा इसको यूं घुमा दिया इस प्लेन को, तो ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना? तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं चर्चा करूं तो जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो तो नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन। ये होपफुली आप लोग समझ गए, तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ये जी है। अब अगर मैं जी को रिजॉल्व करता हूं यहां पे दो हिस्सों में, ठीक है, तो इधर की ओर हमारे पास जी साइन 60 हो जाएगा, जी साइन 60, और इधर की ओर हमारे पास हो जाएगा जी कॉस 60। तो इनिशियली देखो, अगर आप इनिशियली वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, सो इट इज इक्वल टू 10√3, 10√3 आ जाएगा आपके पास, प्लस 10√3। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी? तो इट इज माइनस जी साइन 60। जी को 10 लिखोगे, साइन 60 √3/2, यानी कि ये हो जाएगा -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ये एक्स है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी क्योंकि एक्स के ही अलोंग है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली, ठीक है ना? एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है, ठीक है ना, इनिशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही हमेशा, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है इट इज, क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है हमेशा, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जी साइन 60 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो उसके उल्टा है क्योंकि, तो माइनस साइन लगा हुआ है। तो ये हो गया -5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अब एक और बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स OB इट इज परपेंडिकुलर टू OB, और परपेंडिकुलर टू OB क्योंकि आपने इसको x मान रखा है, और क्योंकि x के परपेंडिकुलर है, यानी फाइनली x एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 0, why? Because the particle strikes x axis perpendicularly। तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, अब इतने समझदार तो हो गए हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप लोग, ये समझ जाओगे कि Vx विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? तो अब अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ा कि टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक आने में, तो बहुत आसानी से मैं निकाल लूंगा कि अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर देता हूं यहां पे, अप्लाइंग Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो मैं क्या लिखूंगा? Vx 0 है, ax की जो वैल्यू है, ux की जो वैल्यू है वो 10√3 है, प्लस ax जो है वो -5√3 है इंटू टी। तो इसको इधर ले आओगे तो -10√3 इक्वल टू -5√3 इंटू टी। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू, t की जो वैल्यू आ गई वो 2 सेकेंड्स आ गई। तो देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड्स, ठीक है ना? बड़ा बड़ा लिख के समझा रहा हूं आप लोगों को। देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड्स, ठीक है? तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या हो गई है? 2 सेकेंड्स हो गई है, ठीक है? तो पहला जो यहां पे क्वेश्चन था वही पूछा था कि if the particle strikes plane OB perpendicular, calculate the velocity with which the particle strikes the plane OB। पहली चीज तो वही पूछा है, हमने तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया है जिसकी वैल्यू 2 सेकेंड्स आई है। द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स OB, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? पहले दो पार्ट इसी पेज पे कर लेते हैं। अब देखो यहां पे ये वाली चीज जो आपको दिखेगी, ध्यान से देखना थोड़ा इसको, कि अगर हम जो हमारे पास ये y एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस, अब मैं अगर एनालिसिस करूं अलोंग y एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y तो 0 है क्योंकि ये y के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट हुई है। मैंने घुमा करके इसको अभी दिखाया था आप लोगों को, ठीक है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाएगी। फिर से दिखा देता हूं, अगर इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया 60 डिग्रीज, अगर इसको इधर घुमा दिया तो ये ऐसे, ये वाला पार्ट यूं हो जाएगा और ये वाला पार्ट यूं हो जाएगा, और ये ऐसे प्रोजेक्ट होती हुई दिखेगी और आके ऐसे टकराती हुई दिखेगी। तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग तो है नहीं, वो पूरी की पूरी किसके अलोंग है? x के अलोंग।
तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो g cos 60 है या नहीं है? वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है ये y है, और y के पैरेलल जो एक्सेलरेशन है वो g cos 60 है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, तो देयरफॉर ये जो नीचे वाली डायरेक्शन है और पीछे वाली डायरेक्शन है ये नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप लिखोगे ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कॉस 60। माइनस जी कॉस 60 का मतलब कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, यानी कि क्या लिखोगे? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमें ए वाई पता चल गई। वी वाई हमें पता करनी है कि वी वाई कितनी होगी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 हो गया, ए वाई -5 हो गया, टी हो गया 2। तो v इज इक्वल टू, या वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई ही यहां पे v है, एंटायर v इज इक्वल टू यहां पे वी वाई ही है, क्योंकि vx तो कुछ है नहीं, क्योंकि आके परपेंडिकुलरली टकरा रही है, यानी x कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, x कंपोनेंट 0 है। तो वी वाई इज सिंपली इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। -10 इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में टकरा रही है। मैग्नीट्यूड की चर्चा करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई, जिसको हम v भी बोल रहे हैं, वो सिंपली क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है ना। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब तो अब यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, यहां से अगर हम आगे प्रोसीड करें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि हम लोग डिस्टेंस को पता कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंसेस हैं वो कितने हैं। ये जो आपको डिस्टेंसेस दिख रही हैं, ठीक है ना, ये वाला एंगल हमें 30 डिग्रीज गिवन है, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज गिवन है। तो नेक्स्ट हम पता कर लेते हैं कि ये डिस्टेंसेस OP OQ कितने हैं। ये मान लो पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट कुछ Q है, प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे फायर की गई थी, यूं आकर यहां पे टकराई है। हम OQ पता कर लेते हैं। तो OQ इज व्हाट? OQ इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, क्योंकि इसको आपने x मान रखा है। सो OQ के लिए टू कैलकुलेट OQ, अगर हमें OQ कैलकुलेट करना है तो अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। इसको अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ux। अब ये पूरी की पूरी वेलोसिटी 10√3 जो थी हमारे पास, वो तो x के ही अलोंग थी, ठीक है ना। तो इट इज 10√3 इंटू टाइम 2 आया है, प्लस हाफ इंटू ax। अब एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में -g sin 60 था, यानी -5√3। पिछले पेज पे भी सॉल्व किया था आप लोग के लिए, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह पे आप 4 लिखोगे, यहां से 2 से काटो इसको, तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10√3 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 20√3 माइनस, और फिर आगे आपके पास 10√3, यानी x की जो वैल्यू आ गई इट इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। यानी यहां से यहां तक ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है, इट इज 10√3 मीटर्स, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करूं कि ये वाली डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए मुझे y एक्सिस पे इक्वेशन यूटिलाइज करना होगा। तो मैं यहां पे यूटिलाइज कर लेता हूं। टू कैलकुलेट OP, ध्यान से समझना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? OP कैलकुलेट करना है। OP इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इसको हमने y लेकर के रखा है, पिछले पेज पे सब दिखाया था आपको, ठीक है ना। तो अगर ये वाली आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, तो टू कैलकुलेट OP यूटिलाइजिंग y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। तो आप लोग क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी तो y एक्सिस पे 0 थी, क्योंकि पूरी की पूरी वो x के अलोंग थी, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay, और ay जो हमारी थी वो -5 मीटर पर सेकेंड थी। इट वॉज g cos 60 थी या नहीं थी? इधर g cos 60 थी, अभी दिखाया था आप लोग को इसको पिछले पेज पे। ये देखो, ये g cos 60 है और ये g sin 60 है।
तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज 0 इंटू टी, जी कॉस 60 को आप क्या लिखोगे, तो -5 लिखोगे यहां पे, क्योंकि माइनस जी कॉस 60 है, इंटू टी स्क्वायर जो है वो 4 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से काटोगे तो इसकी वैल्यू -10 मीटर आ जाएगी। -10 इसलिए क्योंकि y पे तो नीचे आई है ना, y ये y पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है, तो y पे किधर आई है, नीचे, तो -10। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, अब बोलोगे डिस्टेंस ओपी, तो डिस्टेंस ओपी तो क्या लिखोगे, 10 मीटर्स। तो ये 10√3 है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स आ गई है, ये समझना आप लोग। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ये वाली हाइट ऑफ पॉइंट P कितनी है, ठीक है ना, व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाइट ऑफ पॉइंट P, तो नाउ हाइट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जो पॉइंट P की हाइट होगी, इट इज इक्वल टू OP, ये जो डिस्टेंस OP है sin 30, OP इंटू sin 30 हो गए नहीं, ये OP डिस्टेंस है तो ये OP cos 30 होगी, ये OP sin 30, और OP हमारी 10 आई है तो 10 इंटू sin 30 करूंगा, यानी कि 10 इंटू 1/2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5 मीटर्स। ठीक है, सो हाइट ऑफ पॉइंट P जो है उसकी वैल्यू जो आ गई है वो 5 मीटर्स आ गई है। ठीक है ना, अब ये जो डिस्टेंस होगी PQ, डिस्टेंस PQ, तो आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू 90 डिग्रीज है, और ये अगर 90 है, ठीक है ना, और ये वाला, अब अगर ये 90 पे है तो इनमें एक परपेंडिकुलर ले लो, एक बेस ले लो, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, क्योंकि 90 के उल्टा वाला क्या होता है, तो 90 के उल्टा वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है ना, सो दिस डिस्टेंस PQ विल बी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मैं डिस्टेंस PQ कैलकुलेट करूं, इधर लिख देता हूं डिस्टेंस PQ, सो डिस्टेंस PQ इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। देखो डिस्टेंस अगर आपसे पूछे, डिस्टेंस है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताना होता है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस कवर्ड पूछ ले फिर पूरी डिस्टेंस बतानी होती है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, तो इट इज 100 प्लस 300, यानी कि हमारा आंसर अंडर रूट 400, सो इट इज 20 मीटर्स। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझना है कि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस आ रही है, दिस वाज 10 मीटर, दिस इज 10√3 एंड दिस इज 20 मीटर्स। ठीक है ना, तो अब हम क्वेश्चन पे लौट करके देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो पहली चीज है, द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB परपेंडिकुलरली, कैलकुलेट द वेलोसिटी विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स OB। तो ये वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था, 10 मीटर पर सेकंड से आकर के टकराई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड आया था। वर्टिकल हाइट ऑफ P फ्रॉम O, P की वर्टिकल हाइट O से कितनी आई थी, सो दिस वाज 5 मीटर। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम O अटेन्ड बाय द पार्टिकल, वो हमें कैलकुलेट करना है, हालांकि मैक्सिमम हाइट जो था इट वाज हाइट ऑफ पॉइंट P प्लस H मैक्स ओवर पॉइंट P। ठीक है ना, तो दैट विल बी 5 प्लस H मैक्स, इसको चाहो तो मैं लिख सकता हूं। अब वो आगे देखते हैं कि वो H मैक्स कितना आ रहा। डिस्टेंस PQ हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 20 मीटर्स है। तो अब अगर मैं ये H मैक्स कैलकुलेट कर लूं तो सारे पार्ट सॉल्व हो गए, मैं यहां से फाइनल आंसर बता सकता हूं। ठीक है ना, तो चलिए H मैक्स कैलकुलेट करते हैं, हमारे डायग्राम में लौटते हैं हम लोग। ये H मैक्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस H मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये जो U है, U के 2 कंपोनेंट्स में लिख रहा हूं। चलिए एक नया डायग्राम बना करके सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, ये 30 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, और पार्टिकल को यहां से लॉन्च किया गया है, पार्टिकल को यहां से लॉन्च किया गया है। ये कुछ यूं जाकर के यहां आकर के परपेंडिकुलरली टकराती है, यहां से भी ये परपेंडिकुलरली ही गई है, और आकर के जब टकरा रही है तो भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक है ना, अगर हम ये पता लगा रहे हैं ये वाली हाइट कितनी है H मैक्स, और H मैक्स पे ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल हो गई होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे कोई भी जो चीज होती है हॉरिजॉन्टल होती है, उसके पास कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, तो उस वक्त वो इधर जा रही होगी। तो ये हमारे पास H मैक्स है, ये मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को। ठीक है ना, और ये हमारी पॉइंट P है, जो कि हाइट ऑफ पॉइंट P हम लोगों ने यहां से कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। ये हाइट ऑफ पॉइंट P जो है वो 5 मीटर्स है।
तो ये वाली जो हाइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो एच मैक्स आएगी, जिसकी चर्चा कर रहा है वो, इसको पॉइंट ओ बोल रहा है और बोल रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स विथ रेस्पेक्ट टू ओ वो बताइए। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, तो इट विल बी हाइट ऑफ पॉइंट पी प्लस ये वाली एच मैक्स, ठीक है ना। सो हाइट ऑफ पॉइंट पी 5 है प्लस ये वाली एच मैक्स। अब ये वाली एच मैक्स डिटरमाइन करने के लिए ये जो हमें 10√3 वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना, यहां से 90 डिग्रीज पे, ठीक है ना। अब ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये भी हमारे पास 30 बनेगा। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं दो हिस्सों में, तो इसका ऊपर की ओर जो कंपोनेंट आएगा, ऊपर की ओर जो कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे ना। अब ये वाला देखो एंगल 30 है, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये सॉरी ये वाला एंगल 30 है ना हमारा, तो ये वाला एंगल 30 है, तो अल्टरनेट होने की वजह से ये वाला एंगल 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ रहे हो आप लोग, ये वाला एंगल हमारा 30 होगा और ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्रीज हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दिस 30, सो दिस इज ऑल्सो 30, और क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे लॉन्च हुई है तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्रीज हो गया। तो इधर आएगा 10√3 cos 60 और ऊपर आ जाएगा 10√3 इंटू साइन 60, साइन 60 इज √3/2, ठीक है ना। तो यानी कि ये कितना हो गया, 2 से काटोगे तो 5 हो गया एंड √3 इंटू √3 3 हो गई, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। The component of initial velocity, the component of initial velocity in vertical direction. So the component of initial velocity in vertical direction, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एंड एट मैक्सिमम हाइट द कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी मस्ट बी 0, ठीक है ना। एंड एट मैक्सिमम हाइट एट एच मैक्स द कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लोग अगर अलोंग वर्टिकल हम क्या अप्लाई कर लेंगे, तो देयरफॉर अलोंग वर्टिकल आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर अलोंग vertical, what you can write, so you can write v is equal to u plus या v square equal to vy square लिख लो, vy या वहां y नहीं या v vertical square लिखो, तो v vertical square is equal to u vertical square plus 2 into a vertical into s vertical, या dot s vertical लिख सकते हो, a vertical dot s vertical, यहां से वर्टिकल s, ठीक है ना। तो v वर्टिकल का स्क्वायर जो है वो तो 0 होना चाहिए एट एच मैक्स। u वर्टिकल का स्क्वायर जो हमारे पास वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर लिखूंगा मैं प्लस 2 इंटू a वर्टिकल -10 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, -10 इंटू s वर्टिकल, जो कि हम लोग h मैक्स बोल रहे हैं, s वर्टिकल यही हमारी h मैक्स है। अब इसको इधर ले आओगे तो -225 हो जाएगी, तो यानी कि यहां पे आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू, या देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो यहां से, ठीक है ना, कि देयरफॉर -225, क्योंकि 15 स्क्वायर उधर जाएगा, इट इज इक्वल टू -20 इंटू एच मैक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 225 डिवाइडेड बाई 20 कर लोगे, ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5, ठीक है ना। 122.25 12.25 भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12.25 मीटर्स। सो दिस इज आवर एच मैक्स। तो एच मैक्स यहां से 12.25 मीटर आ रहा है, यानी ग्राउंड से कितना हो जाएगा, तो इट इज 5 प्लस एच मैक्स यानी कि 17.25 मीटर्स, ठीक है ना। तो ग्राउंड से जो डिस्टेंस आ जाएगी इट इज 17.25 मीटर्स। तो यानी कि यहां पे हमारा जो इसका आंसर होगा इट इज 5 प्लस 12.25, सो इट इज 17.25 मीटर्स। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल का, जिसमें कि हमने इधर इसको वाई एक्सिस मान लिया था और इधर एक्स एक्सिस मान लिया था और फिर पूरा एनालिसिस किया।
ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होते हैं। हालांकि ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, बट हाँ यहीं से मूव इन करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन में, बट वो वाली चीज मैं जे एडवांस्ड वाली सीरीज में पढ़ाऊंगा। सो फॉर अस वी आर एंडिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन टुडे। नेक्स्ट क्लास विल बी और नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।